स्कूल में आए दिन एग्जाम्स होते हैं और तुम लोग परेशान भी होते हो कि यार एग्जाम्स क्यों हो रहे हैं। बट अगर मैं तुम्हारे दिमाग में ये बात लेकर आऊं कि एग्जाम्स लेने का एक मेजर कारण ये है दैट दे वांट टू चेक कि जो तुम्हें पूरा टाइम पढ़ाया गया, समझाया गया, क्या कहीं ना कहीं वो तुम्हारे दिमाग में घुसा कि नहीं। यानी कि क्वालिटी चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, इवैल्यूएट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके थ्रू ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो गोल था, जो स्टैंडर्ड था, जहां पहुंचना चाह रहे थे स्कूल वाले, क्या वहां पहुंच पा रहे हैं। कुछ इसी तरीके की चीज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में भी होती है विच इज नोन एज कंट्रोल प्रोसेस, कंट्रोलिंग। और कंट्रोलिंग इसलिए की जाती है ताकि ये समझा जाए कि क्या चीजें प्लान के हिसाब से स्टैंडर्ड को मैच करती हुई हो रही हैं, और अगर नहीं हो रही है तो चलो समझते हैं क्यों नहीं हो रही एंड लेट्स ट्राई टू चेंज वट एवर इज नॉट हैपनिंग अकॉर्डिंग टू प्लान्स। वेलकम एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस। दिस इज बिजनेस स्टडी सीरीज फॉर स्टैंडर्ड 12th एंड आई एम डूइंग चैप्टर नंबर 8, पहली बुक का आखिरी चैप्टर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का चैप्टर पिछले कई सालों में बहुत कट चुका है। अब सिर्फ 2 टॉपिक्स इसमें रहते हैं, वन इज कंट्रोलिंग प्रोसेस एंड द अदर इज कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग का रिलेशनशिप। शायद इस साल वो भी कट गया है बट नेवरदलेस हम उसे करेंगे। ओके, तो आज की वीडियो में करेंगे कंट्रोलिंग प्रोसेस डिटेल में और ये भी समझेंगे कि कंट्रोलिंग क्या है। इसके अलावा हमें ये भी याद रखना जरूरी है कि कंट्रोलिंग प्रोसेस का क्वेश्चन, क्योंकि ये प्रोसेस क्वेश्चन है, कैन बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन, कम्स फॉर केस स्टडीज एज वेल, और इसमें से एमसीक्यूज भी निकलते हैं। सो इन टोटलिटी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं। तो गोइंग बैक टू माई एग्जाम्पल, कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग है एक्चुअल और स्टैंडर्ड्स के बीच का कंपैरिजन। मतलब स्टैंडर्ड हमने फिट किया, मैं टीचर हूं, मैंने सेट कर दिया तुम्हारे लिए स्टैंडर्ड 95%, बेंचमार्क लगा दिया, जी ये गोल है हमारा, हमको ये अचीव करना है, और फिर टाइम टू टाइम टेस्ट लेके तुम्हारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को फिगर आउट किया। क्यों? ताकि मैं उस स्टैंडर्ड से तुम्हारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करती रहूं। अब कंपैरिजन क्यों जरूरी है भाई? कंपैरिजन करूंगी तभी तो पता चलेगा ना कि ये गड़बड़ क्यों हो रही है। मान लो स्टैंडर्ड बेंचमार्क है 95 और तुम्हारे आते हैं 65, तो फिर हमें चेक करने की जरूरत है ना कि भाई ये डिविएशन का मतलब गोल से बहुत दूर है आप इतनी दूर क्यों हैं? What is the problem and what change can we bring in ताकि स्टैंडर्ड अचीव हो सके। बिल्कुल ठीक इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी प्लान्स होते हैं, तुम्हें पता है, गोल्स होते हैं, कुछ बेंचमार्क, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो उससे एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना, चेक करना कि ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब हम कंपैरिजन करते हैं तभी हमें डिविएशन समझ में आती है और तभी हम उनको समझ पाते हैं कि क्यों हुई डिविएशंस, एंड देन वी कैन टेक करेक्टिव एक्शन एंड कंट्रोल देम। दिस प्रोसेस इज नोन एज कंट्रोलिंग। तो डेफिनेशन पे ध्यान दो, इट्स अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग व्हाट, एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान्स, स्टैंडर्ड्स, एनालाइजिंग डिविएशंस एंड टेकिंग करेक्टिव मेजर। मतलब प्लान के साथ एक्चुअल को कंपेयर करना, समझना कि भाई डिविएशन क्यों हुई, अगर नहीं अचीव हो पाया तो क्यों नहीं हुआ, और उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं, क्या करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। दैट इज व्हाट इज कंट्रोलिंग। अब हर ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग होता है, हर लेवल पे। देखो स्कूल का एग्जाम्पल तो मैंने दिया ही, सेम तरीके से ऑफिसेज में, मान लो तुम फार्मास्यूटिकल्स की कंपनी में हो, तो फार्मास्यूटिकल की कंपनी में तो जब रॉ मटेरियल खरीदा जा रहा है तब भी कंट्रोल है, तब भी चेक कर रहे हैं कि यार ये हमारा क्वालिटी स्टैंडर्ड था, मीट कर रहा है कि नहीं। जब उसकी टैबलेट बनने के लिए वो जाता है, कॉम्पोजिशन, केमिकल कॉम्पोजिशन साथ आती है, तब भी क्वालिटी चेक करते हैं कि हमारा ये स्टैंडर्ड था, 2 मॉलिक्यूल इसके, 1 मॉलिक्यूल इसका, हुआ कि नहीं हुआ। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि टाइम टू टाइम कंट्रोल प्रोसेस चेक करते रहें, ताकि जो इवेंचुअल जो आपका प्रोडक्ट आए वो गड़बड़ ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम दवाई मार्केट में ले आओ और उससे लोग मरी जा रहे हैं बचने की बजाय, तुम्हारा तो काम बंद हो जाएगा। इसी तरीके से ऑटोमोबाइल्स, डिफेंस, रफाल जेट, रेलवेज, एरोप्लेन्स, हर चीज में क्वालिटी चेक, स्टैंडर्ड, एक्चुअल का कंपैरिजन होता है और उनको ठीक करने की कोशिश की जाती है। ओके, एंड दिस इज नोन एज कंट्रोलिंग। अब ये समझते हैं कि कंट्रोलिंग का प्रोसेस होता कैसे ऑर्गेनाइजेशंस में, हाउ डज इट हैपन। सो स्टेप नंबर 1, सबसे पहला काम, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। मतलब भाई कोई स्टैंडर्ड होगा, कोई बेंचमार्क, कोई गोल होगा, तभी तो कंपैरिजन करोगे। अगर कोई गोल ही नहीं है, अब कोई बच्चा कहता है मुझे ना अच्छे नंबर चाहिए, अब अच्छा क्या होता है भाई? अच्छा कुड बी 45 फॉर समबडी, अच्छा कुड बी 65 फॉर समबडी, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट।
जब तक कोई गोल स्टैंडर्ड बेंचमार्क नहीं होगा तब तक कंपैरिजन करना इम्पॉसिबल है। इसीलिए पहला स्टेप है स्टैंडर्ड सेट करना, बेंचमार्क बनाना, जिसके अगेंस्ट आप परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। लेट मी टेक एग्जांपल्स। सेल्स वाला बंदा कैसा बेंचमार्क सेट करेगा? 20,000 यूनिट्स इन 2 months बेंचमार्क, ओके। अकाउंट्स वाला बंदा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सबमिशन विद इन 15 days, ओके। HR वाला बंदा 4 मुश्किल पोजीशंस का क्लोजर विद इन 2 months। तुम समझ रहे हो ना? स्टैंडर्ड सेट कर दिया। क्वालिटी चेक, फार्मास्यूटिकल कंपनी कहती है 0 एरर के साथ टैबलेट बन गई, दिस इज स्टैंडर्ड, ओके। तो स्टैंडर्ड सेट होंगे तभी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट होगी। स्टैंडर्ड क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों हो सकते हैं। क्वांटिटेटिव जैसे मैंने सेल्स का बात बोली 20,000 यूनिट्स, मैंने HR वालों का बोला 4 हायरिंग्स। क्वालिटेटिव गुडविल अच्छी करेंगे, अपनी रेप्यूटेशन अच्छी बनाएंगे, हमारे एम्प्लॉयज हमसे बहुत खुश रहेंगे। अब गूगल को देखो यार, गूगल एक्चुअली वर्क्स एट इंश्योरिंग कि एम्प्लॉयज बहुत खुश रहें, और उसके लिए वो तरह तरह के मेजरमेंट स्कीम्स रखते हैं। मतलब अब तुम कहोगे कि एम्प्लॉय खुश रहें, अब इसको मेजर कैसे करोगे? क्वालिटेटिव जितने बेंचमार्क्स होते हैं उनको मेजर कर पाना बहुत ज़रूरी। तो कैसे मेजर करोगे? तो मैं तुम्हें बताती हूँ। तो मान लो गूगल ने एक क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड सेट किया, कहा कि हमारी सेल बढ़ेगी 20% से। क्वांटिटेटिव एग्जैक्ट प्रिसाइज टर्म में देना पड़ता है। क्वालिटेटिव कि हमारे एम्प्लॉयज बहुत खुश रहेंगे, इसके लिए हम उन्हें सारी सर्विसेज देंगे। अब इसे मेजर कैसे करोगे? एम्प्लॉय एंगेजमेंट सर्वे से। सर्वेस दिए जाते हैं, उन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। याद है स्टैटिस्टिक्स में लास्ट ईयर हमने क्वेश्चनर्स बनाए थे, बिल्कुल वैसे ही। और उन क्वेश्चनर्स को इकट्ठा करके समझा जाता है कि वाकई जो क्वालिटेटिव बेंचमार्क था क्या वो अचीव हो पाया। तो तुम्हारा जो पहला काम है, फर्स्ट थिंग, सेट योर स्टैंडर्ड्स। और स्टैंडर्ड्स ना बहुत सोच समझ के सेट करने हैं, ना ऐसे सेट करना तुम कोविड में कह दो कि 1 महीने में ना हमें 30,000 की सेल चाहिए। यहाँ 100 की सेल नहीं हो रही, तुम 30,000 की बोल रहे हो। रियलिस्टिक होने चाहिए, प्रिसाइज होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, एंड वेरी इंपॉर्टेंट दे शुड बी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब लाइक आई सेड, कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, यू कांट हैव अ टारगेट लाइक अ 30,000 इन अ मंथ। You have to keep it flexible, realistic. That is how setting benchmarks आपकी अच्छी कंट्रोल प्रोसेस का पहला स्टेप है। शायद इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा, और मैं बार बार कहती रहती हूँ क्लास में, कि मेरी एक्सपेक्टेशन 95% है। आई एम सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर यू 95 एंड अबव। दिस इज माई स्टैंडर्ड। आई एम कंप्लीटली डूइंग दैट ऑलवेज इन द क्लास। यही चक्कर है, ओके। सेकेंड स्टेप, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो चलो तुमने स्टैंडर्ड बता दिया, बच्चों ने काम करना शुरू कर दिया, ऑफिस में एम्प्लॉयज ने काम करना शुरू कर दिया, अब उसको मेजर भी तो करोगे। तो मेजरमेंट कैसे होती है? बच्चों के केस में तो बहुत आसान है, एग्जाम्स, टेस्ट, दैट्स एक्चुअली कंट्रोल प्रोसेस। ऑफिस में कैसी होती है? प्रोग्रेस रिपोर्ट मंगवाते हैं, टाइम टू टाइम क्वार्टरली, वीकली रिव्यू करते हैं, कई बार 6 मंथली रिव्यू होता है। और मैं तुम्हें एक और बात बताऊं, और कुछ मैनेजर्स ये भी करते हैं कि जब काम दे दिया तो 10-10 मतलब 2-2, 3-3 दिन में जाके काम की प्रोग्रेस चेक करते हैं, कहाँ पहुंचे। ओहो तुमने एक्सेल शीट ऐसे कर दी, नहीं ये कॉलम तो नहीं ऐड करना था, ये वाला कॉलम और ऐड कर लो। तो व्हाट आर दे डूइंग? दे आर ट्राइंग टू सी कि क्या आप एक्चुअल परफॉर्मेंस आपकी कैसे हो रही है। चलो हम समझते हैं, मेजर करते हैं। क्यों? स्टैंडर्ड सेट है, तुमको पता है, अब तुम काम कर रहे हो, तो लेट मी चेक कि तुम्हारा काम कहाँ पहुंच रहा है। तो दैट्स सेकंड स्टेप, ठीक है। इसलिए मैं तुम्हारे टेस्ट लेती हूँ ताकि मैं तुम्हारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर पाऊँ। बाय द वे आई शुड से दिस हियर, ये बिजनेस स्टडीज है, हम सब कुछ बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं। मैं स्कूल का एग्जाम्पल इसलिए लेती हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोगों ने बिजनेस तो देखे नहीं है, तो स्कूल वाले एग्जाम्पल से शायद तुम रिलेट कर पाओ। बट रिमेंबर, व्हाइल राइटिंग इन एग्जाम्स, quote business examples and not school examples. Okay, fine. Third step, comparing. What is comparing? अब आपने एक बार, आपका स्टैंडर्ड सेट है, आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया, फिर आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर भी कर लिया। अब क्या करोगे? कंपैरिजन। मेरा टारगेट था 95 का, तुम्हारी मैंने चेकिंग की, आए 70 नंबर, भाई कहाँ रह गई? What was the deviation? What happened to the deviation? Same ways, quality check. My quality check was 0 error in the tablet standard. 100 एरर निकल आए टैबलेट में, 100 की डेविएशन। तुम समझ रहे हो टैबलेट में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है? भाई मर जाएंगे बंदे पिल खाते ही, है ना, इतनी बड़ी डेविएशन। बट ये डेविएशन इतनी है कि कब पता चलेगा? व्हेन आई कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, एंड दैट इज व्हाट आई विल डू। मैं प्लान से स्टैंडर्ड्स को कंपेयर करूंगी ताकि मुझे डेविएशन का अंदाजा हो। और यही कारण है तुम्हारे मल्टीपल टेस्ट होते हैं, ताकि मुझे पता तो चले कि डेविएशन जो है
कितनी है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिविएशन. ओके, फोर्थ स्टेप, एनालाइजिंग डिविएशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम केस स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू. यहाँ पे होती हैं केस स्टडीज. अब कह दिया, तुमने कह दिया मैम 95 की एक्सपेक्टेशन है, मेरे आ रहे हैं 75, इट्स अ मेजर डिविएशन. तुम प्लान से बहुत दूर हो, तो लेट मी एनालाइज द डिविएशन. प्रॉब्लम क्या है, चलो डिस्कस करते हैं. तो डिस्कस करके पता चल सकता है कि यार कोई बच्चा पढ़ता नहीं है, किसी बच्चे को ऑनलाइन में समझ नहीं आता, कोई बच्चे को फेसबुक और इंस्टा और पबजी एंड टिकटॉक आर मच मोर, यू नो, इट्स मच मोर फैसिनेटिंग देन द स्टूपिड बिजनेस स्टडीज, है ना. कुछ कहते हैं ओ हमारे पिताजी का तो बिजनेस से टेंशन ही नहीं है कोई, है ना. मल्टीपल रीजंस. तो मुझे और एक रीजन ये भी हो सकता है कि टीचर रद्दड़ पढ़ा रही है, दैट्स ऑल्सो अ रीजन. अग्रीड, ठीक है. तो डिविएशन पता कर लो, क्योंकि डिविएशन का कारण समझ में आएगा तभी तो उसको ठीक कर सकते हैं. बस यही लॉजिक ऑफिस वाले भी लगाते हैं कि भाई डिविएशन का कारण समझो, क्या डिविएशन हो रही है, डिविएशन को कैसे हैंडल करें, और जब एक बार समझ में आ जाए तो उस पर करेक्टिव एक्शन ले लो. ठीक है. तो इसको हम कैसे करते हैं, 2 तरीके से. देखो, आपकी बहुत सारी डिविएशंस आती हैं. डिविएशन मतलब तुम मैनेजर हो, तो तुमको मान लो 10 डिविएशन आ गई तुम्हारे सामने. तुमको बोला सेल्स ना 20,000 का टारगेट था, 10,000 यूनिट्स हुए हैं, 1 डिविएशन. सेकेंड डिविएशन तुमको पता चली पोस्टल लेटर्स जो है ना उनका जो चार्ज है 5% से बढ़ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 5% से बढ़ गया. 2 डिविएशन तुम्हारे हाथ में. एक और डिविएशन आई कि HR हायरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा लाइक 1 लाख से बढ़ गई. 3rd डिविएशन. ठीक है. और एक और डिविएशन आई कि जो नलका है ना, नलका बहता रहता है ऑफिस में और बिजली बहुत वेस्ट करते हैं, तो उसकी वजह से कॉस्ट में 200 रुपये का फर्क आ गया. ठीक. 4 डिविएशंस मैंने तुम्हें बताई. अब मुझे तुम बताओ, ये 4 डिविएशंस, अगर तुम मैनेजर हो, ये चारों की चारों डिविएशंस तुम्हारे लिए चारों इंपॉर्टेंट होंगी. याद रखो, लिमिटेड टाइम है, 10 और अपने काम भी हैं, रोजमर्रा के काम भी करने हैं, और 4 तुम्हारे सामने प्रॉब्लम आ गई. अब ये चारों इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए. तुम भी कहोगे कि नहीं, चारों इंपॉर्टेंट नहीं है. क्यों? क्योंकि द फंडा इज यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. सेकेंड मेथड ऑफ एनालाइजिंग डिविएशन, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. आप अगर चारों डिविएशंस को परफेक्टली कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो चारों में से कुछ भी नहीं होगा. बिकॉज रिमेंबर, एक दिन में सिर्फ ग्रीवियंस या डिविएशन हैंडल करना मैनेजर का काम नहीं है. मैनेजर को अपना काम भी करना है, 10 और काम भी है. तो तुमको क्या करना चाहिए एज अ मैनेजर, ओनली फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिविएशन. जो हल्की फुल्की है पर इतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करी, उसे इग्नोर करो. अब जैसे मैंने क्या कहा, पोस्टल चार्ज 5% से बढ़ गया, 200 रुपये से तुम्हारा बिजली पानी का बिल बढ़ गया. भाई ये बहुत माइनर डिविएशन है, इस पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, इनको हटा दो. फोकस कहाँ करो, तुम्हारी सेल्स 20,000 होनी थी 10,000 होगी, काम बंद हो जाएगा, इधर फोकस करो, इस पे फोकस करो, क्योंकि इस पे ही बहुत टाइम लगेगा. दूसरा उस पर फोकस करो कि तुम्हारा HR कॉस्ट बढ़ गया, क्योंकि वो भी बहुत तगड़ा कॉस्ट है, उधर फोकस करो. ये 2 ही डिविएशंस बहुत बड़ी हैं फोकस करने के लिए. एंड दिस प्रोसेस where you only focus on extremely important deviations जो permissible limit के beyond है, उन्हीं को देखना है. permissible limit मतलब थोड़ी मोटी 19-20 का फर्क तो चलता है, उसको इग्नोर करो. जो बहुत ज़्यादा बड़ी डिविएशन, अभी जैसे मैंने कहा था कि टैबलेट का बेंचमार्क है 0 और एरर आया 100, ये बहुत बड़ी डिविएशन है, इस पे फोकस करो. क्यों? बिकॉज यू शुड डू मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, विच मीन्स लुक एट द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिविएशंस, उन पे फोकस करो, छोटी मोटी डिविएशंस को इग्नोर करो. व्हाई? बिकॉज अ मैनेजर हु ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग लीड्स टू कंट्रोलिंग नथिंग. दिस इज अ केस स्टडी लाइन. ये लाइन बहुत आती है केस स्टडीज में कि अगर आप सब कुछ ही कंट्रोल करने बैठ जाओ तो कुछ भी नहीं कंट्रोल होता. अपनी लाइफ पे लगा के देखो, 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इंस्टा FB भी है, गेम भी खेलनी है, जिम भी जाना है, फ्रेंड से भी मिलना है, और बाकी कोई काम नहीं करना, अज्यूमिंग. और तुम ये सारा काम परफेक्शन से करने की सोच रहे हो. तुम सोच रहे हो एक ही समय पे मैं वीडियो भी चला लूं, PUBG भी खेल लूं, क्लास भी अटेंड कर लूं और 100 में से 100 मार्क्स भी ले आऊं. वाह यार, तुम तो डूड हो, ऐसा होता नहीं है ना. तो सेम तरीके से ऑफिस में भी ये नहीं होता. सो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का रूल फॉलो करते हैं. क्लियर? ओके. पहले जो यहाँ पे डिविएशन एनालाइज करने का तरीका है इज क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल. इसको समझाने के लिए अगेन तुम्हारा एग्जांपल, तुम स्टूडेंट हो इस समय 12वीं कॉमर्स के. इस समय तुम्हारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट देने वाला एरिया कौन सा है? पता ही है, एकेडमिक्स. एकेडमिक्स में भी 5 सब्जेक्ट है, तो सबसे ज्यादा फोकस इस समय किन सब्जेक्ट्स पे है?
ऑब्वियसली मुझे जवाब पता है, मोस्टली 3 सब्जेक्ट है ना, जो कोर 3 सब्जेक्ट है। क्यों तुम इन 3 कोर सब्जेक्ट पे क्यों फोकस कर रहे हो? इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन या मैथ्स को इस समय लात क्यों मार रखी है बियॉन्ड अ पॉइंट? क्योंकि यू ऑल्सो नो कि तुम्हारा मेजर रिजल्ट विल बी इम्पैक्टेड बाय दीज 3 सब्जेक्ट्स। मेजरली, ऐसा नहीं है कि बाकी सब्जेक्ट्स को इग्नोर करना है, बट मेजरली इन 3 जगहों से आपका रिजल्ट आने वाला है, यानी कि ये आपके की रिजल्ट एरियाज है। बस ऑफिसों में भी यही होता है, हर बंदे को 10-15 काम होते हैं, लेकिन 10-15 आपके की रिजल्ट एरियाज नहीं होते। आपके की रिजल्ट एरियाज होते हैं कुछ 2-3। जैसे मान लो मैं एचआर में थी, तो एचआर में एक दिन में हमें 10 काम होते थे। मैं तुम्हें समझाती हूँ। हायरिंग करनी है, रिक्रूटमेंट करनी है, सिलेक्शन करनी है, तो उसके लिए प्रोसेस चलाना है, इंटरव्यूज में बैठना है, ट्रेनिंग प्रोग्राम करना है, डिलीवर करनी है ट्रेनिंग, उसका कंटेंट भी बनाना है, कॉम्पनसेशन बेनिफिट की एक्सेल शीट भी, उस पर भी काम करना है, उनके मैनेजर से डिस्कशन करना है, फिर उसको रोल आउट भी करना है, फिर बीच बीच में किसी ना किसी का ग्रीवियंस, किसी ना किसी की प्रॉब्लम, किसी ना किसी का इशू, वो भी हैंडल करना है, फिर बीच में एम्प्लॉय एंगेजमेंट, बहुत काम होता था। बट हर किसी को बोला जाता है अपना की रिजल्ट एरिया बताओ, कौन सा वो एरिया है जिस पे अगर तुमने अच्छा काम किया तो तुम्हें प्रमोशन मिलेगी। द आइडिया इज, वही बात होगी, 15 काम है यार, करने सारे हैं, लेकिन एब्सोल्यूट परफेक्शन से अगर सबके पीछे पड़े रहोगे कुछ नहीं होगा। तो क्या करो, अपने की रिजल्ट एरिया की डिविएशंस को एनालाइज करो। अगर ट्रेनिंग तुम्हारा 30% का की रिजल्ट एरिया है, कि ट्रेनिंग अगर तुमने डिलीवर करी, तुमने लिखा तुम 25 ट्रेनिंग्स करोगी साल भर में, और तुमने 25 की 10 भी नहीं की, तो तुम्हारी प्रमोशन डेफिनेटली गई। उस पे फोकस करो कि ट्रेनिंग 25 लिखी थी, 10 क्यों हुई, क्या गड़बड़ हुई। रिक्रूटमेंट तुमने अपना क्राइटेरिया लिखा कि मैं 30 बंदे हायर कर दूंगी 4 महीनों में, वहां 5 बंदे भी नहीं हायर हुए, ये इंपॉर्टेंट डिविएशन है, इस पे फोकस करो। कहने का मतलब है एम्प्लॉय ग्रीवियंस 100 आई, तुमने हैंडल नहीं किया, कोई बात नहीं, तुमने 50 हैंडल की, ये डिविएशन तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारा की रिजल्ट एरिया नहीं है। सो फोकस ऑन व्हाट इज योर की रिजल्ट एरिया, व्हाट इज योर की रिजल्ट एरिया। तुम्हारे केस में अकाउंट्स बिजनेस सीखो, प्लीज फोकस ऑन देम, क्योंकि अगर तुमने इनको उड़ा दिया तो तुम्हारा रिजल्ट भी गया। सेम तरीके से अगर ऑफिस वालों ने अपने की रिजल्ट एरिया को उड़ा दिया और बाकी काम बहुत बढ़िया से किया, तो उसका प्रमोशन गया। अभी क्लियर? तो डिविएशन कैसे एनालाइज करनी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट की रिजल्ट एरिया है उस पर फोकस करो, बाकियों को इग्नोर। और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, डिविएशंस हर तरीके की आएंगी, जो परमिसिबल डिविएशंस है 19-20 का फर्क है उसे इग्नोर करो, और जो सबसे मोटी इंपैक्टफुल डिविएशंस है उन पे फोकस करो। क्लियर है? समझ में आ गया? ग्रेट। फाइनली भाई इतना तामझाम किया, डिविएशन भी पता कर ली, कारण भी समझ लिया, एनालिसिस भी कर लिया, क्यों? To take corrective action so that you can do something about it. Now you know why do you have deviation, उसका कारण क्या है, तो कुछ करो, उसमें deviations जो है उनको ठीक करो। और कई बार, अब मान लो अपना स्टैंडर्ड था, इसी को एग्जाम्पल में लेते हैं, स्टैंडर्ड सेट किया 20,000 यूनिट सेल का, एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर की 10,000 यूनिट्स, कंपैरिजन किया, पता चल गया 10,000 की कमी है। एनालाइज करने बैठे तो रियलाइज किया कि सेल्स वालों को तो बात ही नहीं करनी आती और उन्हें कस्टमर की समझ ही नहीं है। ठीक, ये क्रिटिकल एरिया भी था, उनका की रिजल्ट एरिया भी था, तो डूब गई नैया। तो चलो अब क्या करें, अब पता चल गया कि सेल्स वालों को कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है और सेल्स वालों को कस्टमर नहीं समझ में आते, तो क्या करें, करेक्टिव एक्शन लेंगे। कैसे ले? ट्रेनिंग करो भाई, ट्रेनिंग करो, पढ़ाओ, लिखाओ, समझाओ। पढ़ाई यही नहीं खत्म होती, इट इज कंटिन्यूअस, ओके, ताकि वो अपना काम बेटर तरीके से कर सकें। उन्हें सिखाओ, अपने साथ फील्ड में लेके जाओ, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग करो, ताकि वो काम अपना कर पाए। क्यों? ताकि वो इवेंचुअली जिस कारण से ये पूरा प्रोसेस किया गया वो ठीक हो सके, एंड देन अगेन फिर से एक नया प्लान बेसिस ऑन लर्निंग्स ऑफ दिस पार्ट बनाया जा सके। आई होप तुम्हें समझ में आ गया कि कंट्रोलिंग प्रोसेस क्या है। तुम्हें पता होना चाहिए कंट्रोलिंग प्रोसेस क्या है, एक्चुअल विद स्टैंडर्ड्स का कंपैरिजन करना, डिविएशन निकालना, उन्हें एनालाइज करना, क्यों किया जाता है। अगर क्वालिटी चेक नहीं करेंगे, अगर कंट्रोल नहीं करेंगे, तो कोई भी काम स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं होने वाला। और इसका प्रोसेस क्या है, ये 5 स्टेप। और इसके बाद क्या होता है, एक प्लान के बाद काम किया जाता है, फिर कंट्रोलिंग प्रोसेस, और फिर जब एक कंट्रोलिंग प्रोसेस खत्म होती है फिर से एक नया प्लान बनाया जाता है बेसिस द लर्निंग्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्रोलिंग प्रोसेस, राइट। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट वीडियो विल बी कमिंग अप, द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।